हेलो दोस्तों, केएलडी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि भारत में सरकार होने से फ़ायदा होता है या नहीं, कब कब नुकसान हुआ है और कब कब फ़ायदा मिला है, इन सभी के बारे में आज हम विस्तार से बात करेंगे। ये जो टॉपिक है ये आसानी से समझ में आने वाला नहीं है, थोड़ा सा आपको ध्यान अधिक देना होगा अन्य वीडियो की तुलना में। कल्पना कीजिए यदि राज्य का प्रभावी दखल ना होता और सब कुछ बाजार के भरोसे छोड़ दिया जाता तो भारत जैसे देश की स्थिति आज क्या होती इस कोरोना वायरस के संकट में। इस बात का अंदाजा इतिहास में घटित इन घटनाओं से आसानी से लगाया जा सकता है। मैं यहाँ पे दो घटनाओं के बारे में बात करूँगा, उसके बाद आगे बात करेंगे। जैसे हम में से कम ही लोग जानते होंगे कि कोरोना वायरस का टीका 2016 में ही बन गया होता अगर उसे रोका नहीं जाता। लेकिन यह टीका भले ही कोविड-19 का नहीं होता, लेकिन उसी के परिवार का ही जो दूसरा सार्स फैला हुआ था इसके पहले, उसका जरूर टीका बन जाता, जो अपने निर्माण के आखिरी चरण में पहुंच गया था और उसे अचानक रोक दिया गया था। और इसके साथ ही सार्स पर चल रहे शोध कार्यों को भी बंद कर दिया गया। परियोजना से परिचित वैज्ञानिकों का मानना है कि यदि यह काम बंद न किया गया होता तो उसके अनुभवों का लाभ उठाकर कोरोना वायरस में प्रभावी औषधि का विकास आज के मुकाबले में कम समय में संभव हो सकता। जैसे आज कई कंपनियां हैं, चाहे वो भारतीय ICMR जो संस्था है, वह कह रही है अभी भी जो ये दवा है, मेडिसिन है, वैक्सीन है, उसे आने में 12 से 18 महीने लग सकते हैं। ऐसी कोई भी जो संस्था है वो ये नहीं कह रही है कि 1 महीने 2 महीने में आ जाएगा। तो वही बताया गया है कि जो सार्स की जो पहले रिसर्च की जा रही थी, जो दवा बनाई जा रही थी, अगर वो सब डाटा आज होता और उसे आगे बढ़ाया गया होता तो आज हमें इतनी अधिक परेशानी नहीं उठानी पड़ी होती। इसी तरह हम में से ज़्यादातर को याद भी अच्छे से होगा कि 1943 में जब बंगाल में अकाल पड़ा था तब देश के गोदामों में चावल भरा पड़ा था। तो ये दूसरी घटना के बारे में हम बात करें। अभी हम आगे इन दोनों घटनाओं को कैसे जोड़ा जाएगा ये आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन तब सरकारों ने भूखों की मदद करने से इनकार कर दिया, जिसके कारण से लाखों लोग सड़कों पर ही अपनी जान गंवा दी। यहाँ पर एक डाटा भी दिया गया है, यहाँ पे नीचे दिया गया है कि 1.5 से लेकर 4 मिलियन, लगभग 15 लाख से लेकर 40 लाख लोगों की मौत इस अकाल के कारण से 1943 में भारत में हुई थी। ऊपर के दिए गए दोनों घटनाओं में आपको लग रहा होगा कि इसमें कोई भी संबंध नहीं है, लेकिन इन दोनों में बहुत ही गहरा संबंध है। यही हमें इस पूरे वीडियो में समझना है कि जो राज्य सरकार होती है, जैसे सरकार होती है, उससे क्या फ़ायदे होते हैं और सरकार ना होने से क्या क्या फ़ायदे और नुकसान दोनों होते हैं। इस तरह से हम सभी के बारे में आज इसमें बात करने वाले हैं, जिसके बारे में जानकारी होना बहुत ही बड़ी बात मानी जाएगी। वर्ष 1760 से लेकर 1943 तक करीब 200 वर्षों में देश में समय समय पर अकाल पड़ता रहा या इस तरह से आता रहा। यह सभी उस समय की बात है जब भारत एक राजनीतिक अर्थ में राष्ट्र राज्य बनने की दिशा में लगातार बढ़ रहा था। वह आज़ादी की मांग कर रहा था। 1857 की क्रांति हो या इसके और अलग अलग, जहां पर भी लोगों के माध्यम से, जो देश के सेवक थे उनके माध्यम से जो मांग की जा रही थी कि हमें आज़ाद किया जाए, तो वही कहा गया है। और इस दौरान देश में पहली बार एक केंद्रीय सत्ता उभरती है और जिसका एक बड़े भूभाग पर सीधा सीधा नियंत्रण होता है। जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी से होते हुए ब्रिटिश ताज में समाहित होने वाला यह राज्य पहली बार अखिल भारतीय संस्थान बनाता दिख रहा था। और इसी प्रकार पहली बार फौजदारी, राजस्व और दीवानी के ऐसे कानून बनते हैं जो धर्म, जाति या लिंग का भेदभाव किए बिना सारे भारतीयों पर समान रूप से लागू होता है। और यह भारतीय इतिहास का पहला सर्वव्यापी राज्य था और अपने नागरिकों के जीवन के हर क्षेत्र को प्रभावित करता था। फर्क सिर्फ इतना था कि यह एक औपनिवेशिक राज्य था और इसमें शासकों को एक देश से दूसरे देश की वैधता हासिल करने के लिए जनता के पास नहीं जाना पड़ता था। जैसे आज होता है, जैसे प्रधानमंत्री का भारत में चुनाव होता है तो सभी जनता इस तरह से वोट देती है, तभी उसी का निर्धारण होता है कि कौन इस देश को चलाएगा, कौन नहीं चलाएगा। तो ऐसा नहीं होता था, आज़ादी के पहले की बात किया जा रहा है। इस राज्य का निर्णायक हस्तक्षेप और भूखमरी को रोकने में पूरी तरह से सक्षम था, जो 1943 में आया हो या लगभग पिछले 200 सालों में जो आया था भूखमरी भारत में, सभी को रोकने में सरकारें वहाँ के जो, चाहे वो ईस्ट इंडिया कंपनी हो या ब्रिटिश शासन जब भी रहा होगा,
सभी रोकने में सक्षम थे, लेकिन उन्होंने एक सिद्धांत के कारण से, एक ऐसी जो सिद्धांत दिया गया है, अभी हम बात करेंगे कि अर्थशास्त्र की जो किताब है उसी के कारण से इस भूखमरी को रोकने में वो सक्षम नहीं थे। इसके उल्टे 3 शताब्दियों में फैले इन भूखमरी को फैलाने राज्य की ही प्रमुख भूमिका रही है। इनमें से कई में अर्थशास्त्र का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत भी काम कर रहा था। ईस्ट इंडिया कंपनी और बाद में ब्रिटिश शासन की नौकरशाही में ऑक्सफोर्ड या कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से निकले नौजवान आते थे भारत में, जिनके ऊपर अर्थशास्त्री एडम स्मिथ की किताब द वेल्थ ऑफ नेशन जो 1776 का भूत सवार था, और उन्होंने लेसेस फेयर, इस किताब में एक नियम, अभी हम बात करेंगे उस लेसेस फेयर के बारे में कि उसमें क्या कहा गया है, जिसके कारण से गोदामों में अनाज, चाहे वो चावल हो, गेहूं हो, सभी रहता था, लेकिन फिर भी उसी शहर में सबसे अधिक भूखमरी, अकाल पड़ता था। तो ये किसके माध्यम से हो रहा था? ये हो रहा था एडम स्मिथ की जो किताब है द वेल्थ ऑफ नेशन, इसके कारण से भारत में, क्योंकि संग्रहालयों में उपलब्ध सरकारी दस्तावेजों में ऐसी आश्चर्यजनक सूचनाएं मौजूद हैं, क्योंकि गोदामों में बंद अनाज इसलिए भूखी जनता के लिए उपलब्ध नहीं कराए गए कि यह लेसेस फेयर नियम के खिलाफ था। अब यहाँ पे आपके स्क्रीन पे आ रहा, ये है आपका पूरा लेसेस फेयर जो एडम स्मिथ में जो किताब है वहाँ पे लिखा भी है। उसे अगर आप किताब वो पढ़ते होंगे, कभी पढ़े होंगे, तो वहाँ पे आपको ये नियम मिल जाएगा। और माना ये जा रहा था कि जहाँ मांग होगी वहाँ बाजार खुद आपूर्ति करेगा। और 1943 के बंगाल भूखमरी के दौरान तो द्वितीय विश्व युद्ध ने भी सरकार की प्राथमिकता बदल दी थी। राज्य ने किसानों को सस्ता अनाज उपलब्ध कराने की जगह पर लोगों को मर जाने दिया, क्योंकि बाजार में मांग तो थी पर जनता की क्रय शक्ति नहीं थी, क्योंकि उस समय वैसे ही महामारी इस तरह से फैली हुई थी पूरी दुनिया में, द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, तो उनके पास वैसे ही धन या इस तरह से पैसे नहीं थे कि वो कहाँ से खरीदेंगे। आज का राज्य भौतिक उत्पादों में से पहले के मुकाबले बहुत ही अधिक समर्थ है, पर चाहे अनचाहे में उसने अपनी बहुत सी शक्ति बाजार को सौंप दी है। जैसे आप देख रहे हैं कि प्राइवेटाइजेशन हो रहा, रेलवे या जो आपके एयरपोर्ट है सभी को दिया जा रहा है, तो इसी सब को लेकर समस्या आने वाली होगी। और यह बाजार तय करता है कि किस रोग पर शोध किया जाए, किस पर नहीं, कौन सी दवाई बनाई जाए या कौन सी नहीं। तो यही चीज़ कहा गया है कि किसी भी देश में जो सरकार होती है वह उसका होने से क्या फ़ायदे होते हैं, और वहाँ पे अगर उसी में सरकार के साथ साथ जो प्राइवेट सेक्टर के लोग होते हैं अगर वो दखल देते हैं तो क्या फ़ायदे और नुकसान होते हैं। 2002 में ही चीन में पहले सार्स नामक महामारी, जो आज के कोविड-19 की तरह कोरोना वायरस परिवार से ही जुड़ा था और इसी तरह जानवरों से मनुष्यों में संक्रमित हुई थी। और उस समय यह जो सार्स है, जो बीमारी फैली हुई थी, वह करीब 29 देशों में फैल चुका था। लाखों लोग संक्रमित भी हो चुके थे और दुनिया भर के वैज्ञानिक ने इस पर काम करना शुरू कर दिया, चाहे वो वैक्सीन बनाने के लिए या उसके रिसर्च के बारे में कि कैसे फैलता है और इसे कैसे रोका जाएगा, सारी जानकारी के बारे में रिसर्च कर दी गई। और कुछ ही वर्षों में वे इसके वैक्सीन बनाने के करीब पहुंच गए थे। लेकिन 2016 में जब वैक्सीन का उत्पादन शुरू होने वाला था तभी अचानक इसे रोक दिया गया। रोका बाजार ने, क्योंकि अब उसे इसकी जरूरत नहीं थी, क्योंकि सार्स महामारी खत्म हो चुका था। तो वही कहा गया है कि अगर सरकार होती है, उस समय सरकार का हस्तक्षेप होता तो ये वैक्सीन बन गया होता। लेकिन अगर इसमें बाजार का हस्तक्षेप होने के कारण से जब उसको फायदा लगेगा कि मार्केट में ये बिकेगा तभी वो बनेगा, इसीलिए कहा गया है कि दोनों का होना और दोनों का ना होना भी एक तरह से नुकसान और फायदा दोनों होता है। परियोजना से जुड़े शोध वैज्ञानिकों का मानना था कि कई वर्षों की मेहनत और अरबों डॉलर की राशि खर्च करने के बाद इसे बंद न किया जाता तो इससे इकट्ठे किए गए जो आंकड़े होते, आज हम उसका कोरोना वायरस के जो कोरोना वायरस के वैक्सीन खोजने की बात की जा रही है, उसे रोकने की बात की जा रही है, उसमें हम जरूर उस डाटा का यूज कर सकते थे। कोरोना परिवार से लड़ते समय हमें राज्य के महत्व और शक्ति का एहसास भी हो रहा होगा। हमें याद करना चाहिए कि आज से 100 वर्ष पहले आई महामारी स्पेनिश फ्लू के नाम से आप जानते भी होंगे कि जो 1918 में आई हुई थी, लगभग 102 साल हो चुका, जिसमें करीब 10 से 12 करोड़ लोगों की जान चली गई थी। भारत भी इससे बहुत ही अधिक प्रभावित हुआ था इस स्पेनिश फ्लू के कारण से। और उस समय तक विश्व में पासपोर्ट और वीजा जैसी प्रभावी व्यवस्था नहीं थी और देश की बीमारी के संक्रमण के मुख्य सोर्स अंतर्राष्ट्रीय आवागमन पर रोक नहीं लगा सका। आज भी यही कहा गया कि जो सबसे बड़ा कारण है, जो विदेशों से एक देश से जो दूसरे देश के लोग गए हुए हैं, उसी के कारण से आज कोरोना वायरस पूरी दुनिया में फैल चुका है। लेकिन इस बार तो हर देश ने देर सवेर यात्राओं को प्रतिबंधित कर संक्रमण को काफी हद तक रोक दिया है। और हम कल्पना कर सकते हैं कि यदि राज्य का प्रभावी दखल न होता
और स्वास्थ्य प्रबंध का पूरा या कुछ हिस्सा भी बाजार भरोसे छोड़ दिया जाता तो भारत जैसे देश की क्या दुर्दशा होती, ये आप इसका अंदाजा नहीं लगा सकते। अभी तो केवल टेस्टिंग में ही प्राइवेट सेक्टर को भागीदार बनाया गया है भारत में, और उसके प्रदर्शन को परखा जा रहा है कि अगर वो सही से काम करती है तब हम उसे और आगे के काम देंगे, और जो सरकारी सेक्टर है उसको प्राइवेट करने की कोशिश करेंगे। अमेरिकी जैसी बड़ी अर्थव्यवस्था बाजार के दबाव में लॉकडाउन न करने की कीमत अपने नागरिकों की जान से चुका रही है। और स्वास्थ्य प्रबंधन में बहुराष्ट्रीय दवा कंपनियों का दखल कितना बढ़ गया है, इसकी जानकारी चिकित्सक और समाज वैज्ञानिक डॉक्टर BN गौड़ बताते हैं कि सामाजिक और निवारक दवाओं का महत्व मेडिकल पाठ्यक्रम में निरंतर कम होता जा रहा है। उनके अनुसार बाजार की दिलचस्पी रोगों की रोकथाम में नहीं बल्कि उनके फैलने से बढ़ने वाली दवाओं की बिक्री से। ये आज की जो मेडिकल सेक्टर है, चाहे वो भारत की हो या अन्य देश की हो, आज उनका इस पर फोकस है कि रोगों को रोकथाम के लिए नहीं बल्कि दवाओं की बिक्री कैसे अधिक से अधिक मात्रा में किया जा सके, इस पर सबसे अधिक फोकस हो रहा है। अंत में यह भी नहीं भूलना चाहिए कि सारी अक्षमता, असंवेदनशीलता और भ्रष्टाचार के बावजूद भारत में सरकारी व्यवस्था करोड़ों भारतीयों को इस लॉकडाउन में रोज भोजन कराया जा रहा। उसने बंगाल की उस घटना की जो 1943 हो या उसके पहले की जो अकाल पड़ा था, उस तरह लोगों को बाजार के हवाले मरने के लिए नहीं छोड़ दिया। आज जैसे होता ना कि हम सरकारी कोई काम कराते हैं, जैसे सरकारी अस्पताल में नहीं जाते हैं, सरकारी स्कूल में नहीं जाते, क्यों नहीं जाते? पढ़ने के लिए, क्योंकि हमको लगता है कि वहाँ पे भ्रष्टाचार बहुत अधिक है। लेकिन आज वही सरकार, चाहे वो राज्य सरकार हो, केंद्र सरकार हो, सबसे अधिक मदद आज वही कर रही है। देख रहे होंगे आप, हर जगह कोई भी सुविधाएं चाहिए तो आपको वहीं पे फ़ोन करते हैं। जैसे आपको कुछ ज़रूरत है तो आप राशन व्यवस्था, हर चीज़ की गैस सिलेंडर दे रही है। वही कहा गया कि अगर ये सब काम बाजार के अनुसार या प्राइवेट सेक्टर को दे दिया गया होता कि जहाँ पे लोगों को ज़रूरत होगी आप सामान पहुँचाइए, तो हो सकता कि भारत में भी आज कम से कम लाखों लोग तो मर ही गए होते इस कोरोना वायरस के संकट से। यहाँ पर पूछा गया है कि क्या हम अमेरिका की तरह अपने भी देश को प्राइवेट सेक्टर के हाथों में सौंपना चाहते हैं? जैसे अमेरिका की अर्थव्यवस्था पूंजीवादी है और भारत की अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था, अर्थात भारत में प्राइवेट व गवर्नमेंट सेक्टर दोनों मिलकर देश को चलाते हैं। कुछ सेक्टर उनको दे दिया गया है जो इम्पोर्टेंट है या जिसमें बहुत ही ज़रूरी है कि वो डेवलपमेंट हो जाए, तो इस तरह से भारत में दोनों मिला के चलता है। जबकि अमेरिका में केवल प्राइवेट सेक्टर, दोनों के अलग अलग फायदे और नुकसान होते हैं, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो, गवर्नमेंट सेक्टर हो। अर्थात यह भी समझ सकते हैं कि जो मिश्रित अर्थव्यवस्था होती है और जो पूंजीवादी, उसके भी अलग अलग फायदे और नुकसान होते हैं। लेकिन अभी भी कुल मिलाकर देखा जाए तो भारत देश को मिश्रित बने रहना ठीक होगा, नहीं तो अमीरी गरीबी में जमीन आसमान का अंतर आ जाएगा। और उसमें आने में कोई समय ज़्यादा नहीं लगता, 1 महीने, 2 महीने, 2 साल, 3 साल में ही बहुत ही बड़ा गैप पैदा हो जाएगा। अब यहाँ पर एक सवाल यह भी बनता है कि आप बताएं कि आप भारत देश व भारत सरकार से क्या अपेक्षा करते हैं, कि वह हमेशा मिश्रित अर्थव्यवस्था बनी रहे या एक तरह से पूंजीवादी, या सारी जो सेक्टर है जैसे अस्पताल है, जो हेल्थ सेक्टर है, उसी तरह से रेलवे है और जो एविएशन के हमारे क्षेत्र हैं, रक्षा के क्षेत्र, सभी को प्राइवेट कर दे? ये आप ऐसा सोचते हैं कि या गवर्नमेंट के हाथ में भी कुछ बना रहे, जिस तरह से देश चल रहा उसी तरह से चलता रहे? इसी प्रकार से बने रहिए। बने रहने के लिए आप सभी दोस्तों का KLD क्लासेस की ओर से धन्यवाद।